नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शीतकालीन सत्र का प्रारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है और ये सत्र इन परिस्थितियों में हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है, जब आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हरियाणा में सरकार बना चुके, महाराष्ट्र में बना चुके, दिल्ली में बना चुके और अभी ताजा बिहार में बना चुके। जैसा कि एक रवैया है, जैसी कि एक रवायत बना ली है विपक्ष ने, खास तौर से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने हर संसद सत्र को शुरू के कम से कम 10 से 12 दिन, 15 दिन इनको डिस्ट्रॉय करने ही करने हैं। इस बार भी वही रवैया है और इस बार जो इन्होंने बिहार में एक तरीके से मुंह की खाई है, उससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं, एसआईआर को मुद्दा बना करके पार्लियामेंट को रोक रहे हैं। कुछ दूसरे मुद्दे भी, जिनमें पॉल्यूशन से लेकर के सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है, या किसी ने इनको एक ऐसी सलाह दे रखी है कि आप विपक्ष के रूप में तभी प्रतिष्ठापित होंगे जब आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे या सरकार को परेशान करेंगे। तो अगर 2014 से अब तक 11 साल में इनकी समझ में नहीं आया कि पार्लियामेंट रोकने से नहीं, जमीन पर जाकर काम करने से रिजल्ट मिलते हैं, तो फिर इनको कोई नहीं समझा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि रवायत होती है, हर संसद सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हैं और वो जो उनका कहना होता है विपक्ष के लिए, देश के लिए, मीडिया के जरिए वो बातें वो कहते हैं। संदेश और संकेत भी दे देते हैं कि ये जो सत्र है इसमें सरकार क्या करने जा रही है। तो मोटे तौर पर सरकार का तो जो एजेंडा है, जो विधायी एजेंडा है, वो सामने आ ही चुका है। 10 से 13 के आसपास विधेयक हैं जो उसको इंट्रोड्यूस करने हैं और इनमें से जितने पारित हो जाए उतना। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि पराजय से परेशान होकर के संसद को अखाड़े में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, उसको जंग का मैदान नहीं बनाना चाहिए। एक और तमाशा हुआ, रेणुका चौधरी जो तेलंगाना से राज्यसभा की सदस्य हैं और जिनके एक बार अट्टाहस पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर्ण खा की याद ताजा हो जाने का एक व्यंग भी किया था, वो रेणुका चौधरी आज पार्लियामेंट अपनी गाड़ी में एक कुत्ते को लेकर के पहुंच गई। उन पर जब सवाल खड़े किए गए कि ये तो संसद के नियमों के विपरीत है और ये आपके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो छोटा पिल्ला है, ये किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, ये तो सड़क पर घूम रहा था आवारा एक एक्सीडेंट के बाद, तो मैं अपनी गाड़ी में उठा करके इसको ले आई, अब गाड़ी के साथ इसको वापस भेज भी रही हूं, पर संसद में जो बैठते हैं वो ज्यादा खतरनाक कुत्ते हैं, वो डसते हैं लोगों को। और फिर उन्होंने खोल करके कहा कि जो इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। इस तरह की जबान, इस तरह की अप्रोच, संसद को मजाक बना करके रख देना, ये सब चीजें क्या शो करती हैं? क्या कांग्रेस अपनी लगातार पराजयों से कुछ सीखने को तैयार हैं? तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। नमस्कार।
नमस्कार। जय नमस्कार, श्री राम। आपके दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। बाबा जी के पास चलते हैं। पहले बाबा जी, संसद में बैठे हुओं को कुत्ता बताना, सत्ता में बैठे हुओं के बारे में ये टिप्पणी कर देना कि ये ज्यादा खतरनाक है, डसते हैं लोगों को, और अपनी गाड़ी में एक कुत्ते को लेकर के संसद पहुंचना, क्या संदेश और संकेत दे रही हैं रेणुका चौधरी। और जिस तरीके से नए सभापति उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी का स्वागत सत्कार किया जा रहा था, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही दिन एक तरीके से उनकी शान में गुस्ताखी की कि जगदीप धनखड़ को तो इस सरकार ने फेयरवेल भी नहीं दिया ठीक तरीके से। ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं। और एक सूचना और आ रही है, कल 10:30 बजे का प्रोग्राम इन्होंने घोषित कर दिया है कि ये संसद के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन करेंगे कल। यानी कल से फिर वही जो हम चर्चा कर रहे थे। सर, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो इन्हीं धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रही थी और वीडियो बना रही थी, और राहुल जी वीडियो बना रहे थे, चीयर लीडर बता रही थी। हाँ। और अब उन्हीं धनखड़ साहब का फेयरवेल इनको याद आ रहा है, और सत्ता पक्ष के सांसदों को कटखना कुत्ता बताने वाला। सर, बात यह ना कि एक बात तो तय मान लीजिए कि पूरा विपक्ष ये मान चुका है कि अभी आने वाले कुछ साल, कुछ सत्र, मुझे तो लगता है 2-4 सत्र, 10-20 साल हम भाजपा को नहीं हरा पाएंगे चुनाव में। ये बात पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडी अलायंस मान चुका है। और सर, ये हताशा रोज बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा हताशा का कारण एसआईआर का होना, और एसआईआर के बाद सर अगर आप बिहार के चुनाव की समीक्षा करेंगे ना तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बंगाल में ममता बनर्जी के पास मात्र 4 लाख और 6 लाख का मार्जिन है। अगर मात्र 4-6 लाख वोट कम हो जाए तो ममता चुनाव हार जाएंगी। और तो हो गए। और एसआईआर में बिहार में यदि 69 लाख वोट कम हुए हैं तो सर बंगाल में तो 1 करोड़ से ऊपर ये संख्या जाएगी, यूपी में ये संख्या 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगी। बंगाल में सिर्फ 4 से 6 लाख की लीड थी। सर 1 करोड़ मतदाता, उसमें से ज्यादातर मृतक वो मतदाता जिनका फर्जी वोट सुबह 7 बजे ही टीएमसी डलवा लिया करती थी, 7 से 8 के बीच में, पहले 1 घंटे में, वो हटने जा रहे हैं। और टीएमसी के बाद चुनाव रिजल्ट क्या आना है ये बिहार ने बता दिया है। तो सर बात यह है कि विपक्ष को पता है, देखो भाई चुनाव में तो हरा नहीं सकते। सर एक वो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि भाजपा को तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके कुछ नेताओं का, यहां तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी गंदे घिनौने आक्षेप, उनका कोई नकली फोटो वीडियो रिलीज कर सकती हैं हिंडनबर्ग जैसे लोग। हिंडनबर्ग एग्जैक्टली नहीं, पर हिंडनबर्ग जैसे लोग वहां बैठ के मोदी सरकार को ब्लैकमेल, वो भी मान चुके हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि वो डीप स्टेट के लोग भी मान चुके हैं कि नहीं यार, ये नेपाल नहीं है बॉस, ये बांग्लादेश नहीं है, यहां हम ऐसे तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे। तो अब सर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि ये जो 10-12 गुर्गे अमेरिका में 1 महीना की ट्रेनिंग लेके आई और आते इन्होंने इंडिया अलायंस के नेताओं पर ये दबाव बनाना शुरू किया कि आप
शपथ क्यों ले रहे हैं, या आप चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं, आप सब सामूहिक इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते। तो सर ये टूल किट की अगली तैयारी कर चुके हैं। उसमें पहला अब अगला होगा चुनाव का बहिष्कार, सामूहिक इस्तीफे और मोदी के अन्य कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर गंदे घिनौने झूठे आरोप लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश। और सर बीजेपी जो है वो अपना काम कर रही है। आज मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि संसद में ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, अगर टिप्स चाहिए तो मैं दे देता हूं, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस पता लगता है। और सरकार तो अपना संकल्प लेके बैठी है, सरकार को मालूम है। और सर बात ही ना कि जो डिलीवरी की जो राजनीति हो रही है, उन्होंने नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। सर एनडीए अलायंस डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो ये हताशा है सर, और कुछ नहीं है। भट्ट साहब इस पे ज्यादा बढ़िया प्रकाश डालेंगे। नहीं, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं। लेकिन आप ये बताइए भट्ट साहब, अगर आपकी कुछ समझ में आ पा रहा है कि ये कुत्ता राजनीति क्यों। ये राहुल गांधी भी अपनी मम्मी को कुत्ता भेंट करता है, चलो वो घर की बात है, और आप गिफ्ट करिए, कोई नहीं रोक रहा है, घर में रखिए, इसमें भी किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पेट्स के साथ आपका प्यार या आपका वो सब समझ में आता है। खुद राहुल गांधी के पास भी पिड्डी है, जिसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जिक्र किया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्लियामेंट जैसी जगह आप इतने नॉन सीरियस तरीके से किसी कुत्ते को लेकर के पहुंचे और उसके बाद उसका बचाव करें, पार्लियामेंट में बैठने वालों को कुत्ता कहें, सत्ता में बैठने वालों को जहरीला कहें, डसने वाला कहें, ये कौन सी राजनीति है, या ये कौन सी नई रवायत और आप मानदंड स्थापित कर रहे हैं संसदीय जीवन में। देखिए, हार की हताशा में कांग्रेस संसदीय मर्यादा को बहुत पहले छोड़ चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 11.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब ये इस स्तर तक गिर जाएंगे कि हार की हताशा में सड़क और संसद का अंतर भी समाप्त हो जाएगा, ये नई बात है। और रेणुका चौधरी जो है चौथे टर्म की राज्यसभा मेंबर हैं। एक टर्म जो है 6 साल का होता है। 1984 से तेलुगु देशम पार्टी की ये नेता हैं। आंध्र प्रदेश से इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, यानी इनको भी 40 साल से ऊपर हो गया है सार्वजनिक जीवन में। तो उनका ये कहना कि काटने वाले अंदर बैठते हैं, अरे वो भी अंदर ही बैठती हैं, वो कोई सड़क पे नहीं बैठती हैं। एज ए मेंबर राज्यसभा वो भी राज्यसभा के अंदर बैठती हैं। और आपने उनके बारे में कहा था कि वो जो उन्होंने सूपनका की हंसी के बारे में जो पीएम ने कहा था, तो ये अपने बेअंदाज और अपने उल जलूल बयानों के लिए, हरकतों के लिए बहुत समय से वो इसके लिए विख्यात या कुख्यात हैं। और आज जो हुआ है उससे ममता बनर्जी ने जो संसदीय मर्यादा की जो परंपरा है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई, जो वो कुत्ता ले आई। और कुत्ते से उन्होंने साबित कर दिया कि पार्लियामेंट को, रेणुका, संसद को वो क्या समझती हैं। ममता नहीं, रेणुका चौधरी। हाँ, रेणुका जी। तो उन्होंने ये जो साबित कर दिया। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कार्यकाल का 11.5 साल देखें तो उसमें कि अब लोग कहेंगे कि ये बीजेपी का पक्ष लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यशैली में केवल एक बात है, वो सिस्टम की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। केवल तीन फैसलों को अगर मैं यहाँ गिनाऊं, पहला 9 नवंबर 2016 को नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस पे लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन नोटबंदी के बाद जीएसटी आया, यानी जीएसटी का मतलब यह है कि अब कच्चे पर्चे पे व्यापार नहीं होगा। जो भी व्यापार होगा वो अब जो है डॉक्यूमेंटेड होगा, हर लेन देन का हिसाब होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा, और उसमें टैक्स लायबिलिटी के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। और वही है एसआईआर, कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग बांग्लादेशी हैं या जो लोग विदेशी हैं, जो लोग इंडियन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत
भारत के मतदाता बनने का अधिकार नहीं रखते हैं, यदि उनका नाम सूची में है तो वो निकाला जाए, और जो भी लोग जो अयोग्य लोग हैं उनको हटाया जाए। तो इसको लेकर के बड़े पैमाने पर जो है इस समय लोगों में खास करके ये अपोजिशन में, कांग्रेस में बहुत बेचैनी है। और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार बिहार में कितने बांग्लादेशी पकड़े। तो वो ये आरोप लगाने वाले ये बात को भूल जाते हैं कि नागरिकता को तय करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। हालांकि आरपी एक्ट में ये साफ प्रोविजन है कि भारत का नागरिक ही भारत का में मतदान का अधिकारी हो सकता है, और केवल उसी का नाम मतदाता सूची में आ सकता है। लेकिन नागरिकता को तय करने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई राज्य की मशीनरी है ही नहीं कि वो पूरे देश में एक एक व्यक्ति की नागरिकता को जांच सके। और जब एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का अभियान चलेगा, तो ये अभियान भी केंद्रीय गृह मंत्रालय चलाएगा। और जिस तरीके से जो बात की जा रही है कि ये एसआईआर पे डिबेट होनी चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे लोकसभा में, तो ये सब इतने वरिष्ठ लोग हैं। राहुल गांधी का भी चौथा टर्म है, 20 साल उनके लोकसभा में पूरे हो चुके हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, विधानसभा राहुल में भी गांधी नहीं का होती। 5वां टर्म है, राहुल गांधी का 5वां टर्म है। हाँ, 5वां टर्म है उनका, 4, 9, 14, 19, 24, 5वां टर्म है। तो और बलराम झाकड़ जो है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी रूलिंग है कि चुनाव आयोग के बारे में संसद में, लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती। मान लीजिए कल को अगर मोदी सरकार लोकसभा में एसआईआर के ऊपर चर्चा करने को तैयार हो जाए, और विपक्ष जितने आरोप लगा रहा है वो सारे आरोप कहने का मौका दे दिया जाए, तो उस चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी आरोप लगाए जाएंगे उसका उत्तर कौन देगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे लोकसभा में उसका उत्तर देने? क्या 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 राज्य सरकार को ये अधिकार है कि, क्या केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो एक संवैधानिक संस्था के बिहाफ पे जो है संसद में उसका मोर्चा संभाले? ये काम केवल चुनाव आयोग का है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अगर कोई चर्चा होती है, वो भी चर्चा इसलिए नहीं हो सकती कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या लोकसभा में आएंगे अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने? तो जिस व्यक्ति को जवाब देने का अवसर उपलब्ध नहीं है, उसके ऊपर चर्चा कैसे हो सकती है? इसीलिए आपने देखा होगा राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा, राज्यसभा में सदैव जब कोई मामला पेचीदा उठता है, तो सरकार केवल ये कह करके मामले को खत्म करने का प्रयास करती है, यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है, यह मामला सब जुडिस है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। सरकार के द्वारा कभी भी आज तक कोई भी ऐसा मामला जो सब जुडिस है, उसके ऊपर कभी भी कोई वक्तव्य सदन के फ्लोर पे नहीं दिया गया है। तो ये और जो इनकी लगातार, और जो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक वाक्य कहा है, ड्रामा और डिलीवरी, तो ये ड्रामा का समय अब खत्म हो गया है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो बूथ लेवल पे जाके कार्यकर्ताओं को भेजिए, जनता को संगठित कीजिए, वहां लड़िए। आप लोकसभा में आप अगर ड्रामा करेंगे संसद में, और मेगा हल्ला गुल्ला करेंगे, सदन के वेल में आएंगे, नारे लगाएंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे बड़ा हाई ऑक्टेन पब्लिसिटी मिल जाएगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उस पे इसका असर नहीं पड़ेगा। और ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल सिचुएशन में परिवर्तन तभी आएगा जब आपका कार्डर जनता के बीच में पहुंचेगा। आप जो है हर चुनाव के पहले, आप देखिए 19 में और 24 में, आप एक जो है दहकता हुआ नारा ले आते हैं और आप कहते हैं ये ट्रम्प कार्ड है, मोदी को हम हिला देंगे, गिरा देंगे, उड़ा देंगे। 2019 में आप लाए थे कि साहब वो जो है चौकीदार चोर है, रफाल में पैसा लिया गया है, रफाल फाइटर जेट खरीदने में फ्रांस से, वो दक गया। 24 में आप ले आए आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको आंशिक सफलता मिल गई और आपके एमपी की संख्या बढ़ के 99 हो गई। यूपी में बीजेपी की सीट में टोटल सीटें 80 हैं, तो बीजेपी की सीटें घट के जो है 33 हो गई और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं है, ये तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों पे सरकार टिकी हुई है, कि सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या हुआ? सरकार पिछले सरकार बनने के 1.5 साल में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई है हरियाणा में,
सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई है दिल्ली में, और 2/3 से अधिक बहुमत से सरकार बनाई है बिहार में। अब नंबर है बंगाल का, और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं अब गंगा जी बिहार से बंगाल में प्रवेश करेंगी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, और जो विपक्ष के लिए बहुत डरावना है, बहुत भय पैदा करने वाला है। और जैसा बाबा जी ने अभी कहा कि जो एसआईआर बिहार में हो रहा है, और जिस तरीके से वो शनै शनै आगे बढ़ रहा है, अगर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है और अगर आप वो बीएलओ को वापस नहीं करेंगे तो मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आएगा। ये कानूनी व्यवस्था है, ये बड़ी स्पष्ट है। और यूपी में भी एक विधायक हैं अपना दल की, वो कह रही हैं कि मैं ये जो है इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरूंगी। अगर वो नहीं भरेंगी तो उनका नाम कट जाएगा। और ये पूर्णतः वैधानिक प्रक्रिया है, और बड़े पैमाने पर यूपी में, लखनऊ में देखा मैंने, आजमगढ़ में देखा मैंने, प्रयागराज में देखा मैंने, देखा ये आगरा में देखा। बड़े पैमाने पर जो लोग अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम जो है अभी भी सूची में बना हुआ है। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका यूपी में 5 जगह नाम है। वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है जिनका ट्रांसफर होता रहता है, और अगर एक ही जगह पे वो 3 साल या 5 साल या उससे अधिक रहते हैं, तो वहीं वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। तो ये जो सफाई हो रही है, ये जो रिफॉर्म हो रहा है, ये जो अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है, और इसके बाद आप देखिएगा अभी जो है, अभी जनगणना होने वाली है अगले साल। उसके बाद जो है लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन होगा। लोकसभा से महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ के होने की उम्मीद है 850। तो उसके बाद जो है उसके बाद एनआरसी होना है। और अमित शाह गृह मंत्री ये कह चुके हैं आने वाले दिनों में जनगणना डिजिटल होगी, घर घर अब इन्यूमरेटर नहीं जाएगा। तो यानी आपकी जो इलेक्टोरल रोल है वो इतनी डिजिटाइज हो जाएगी, जैसे बैंक के पास सूची होती है खाता धारकों की या बोरोवर्स की या बकायेदारों की, उसमें एक एक आदमी का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके से अगर अगर जो है मतदाता सूची भी अगर इतनी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, जिसमें कोई भी अनावश्यक व्यक्ति नहीं होगा, जो अधिकारी नहीं है, तो आप सोचिए आने वाले दिनों के लिए रास्ता खुल जाएगा कि अब जो है अब भविष्य में कोई भी जो रोल रिवीजन होगा वो काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। और जी उसमें जी और इसमें सबका जो है मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, एड्रेस है। तो आपका एड्रेस बदल सकता है, मोबाइल नंबर तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो नहीं बदलेगा, आधार कार्ड नंबर नहीं बदलेगा। नया आधार कार्ड भी अब आने के आदेश जारी हो चुके हैं कि उसमें केवल आपका फोटो होगा और क्यूआर कोड होगा, बाकी जब उसको आप स्कैन करेंगे तब वो डाटा बाहर आएगा। तो कुल मिलाकर के अपोजिशन जो है इस समय बिल्कुल क्लूलेस है, बिल्कुल मुद्दा विहीन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब जैसा आपने कहा कि कल सुबह 10:30 बजे लोकसभा संसद के प्रवेश द्वार पर धरना होगा, तो उससे आपको बहुत हाई ऑक्टेन नेशनल इंटरनेशनल कवरेज तो मिल जाएगा। लेकिन जो राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं या बाद में होने हैं, उनकी राजनीति धरातल पे जो राजनीतिक स्थिति है, जो इक्वेशन है, उसमें इंडी अलायंस में शामिल दलों के खाते में एक भी मत का इजाफा नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, कमी हो सकती है। जी जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री को और उसके बाद फिर बाबा जी के पास चलेंगे। जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ। प्रधानमंत्री ने कहा है बाबा जी कि जहां से अभी हार करके आए हो वहां भी रो करके ही आए हो, अभी रो ही रहे थे, और जरा कुछ आंसू बचा करके रखिए। अभी जहां जाने वाले हो चुनाव में, फिर वहां भी रोने का पर्याप्त समय मिलेगा। आज एक और डेवलपमेंट हुआ है।
डेवलपमेंट ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बैठक बुलाई गई थी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी उसमें नहीं गई। यानी सो कॉल्ड इंडी अलायंस या विपक्ष पूरी तरह दो फाड़ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, पश्चिम बंगाल में अभी से वामपंथियों और कांग्रेस से ममता बनर्जी अपनी दूरी बना रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कह दिया था कि 2 सीटों पर, एक वो मालदा की जीती थी 2019 में, एक बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी वाली जीती थी, ये 2 सीटें लेनी हो तो बाकी 40 पर मैं अपने कैंडिडेट उतारती हूं। अगर ये 2 भी नहीं लेनी है तो अरब सागर में जाकर के डुबकी लगाओ, मैं 42 की 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रही हूं। तो ममता बनर्जी ने तो एक तरीके से ऐलान कर दिया है, एकला चलो। उधर प्रधानमंत्री ने भी बहुत खतरनाक संकेत दे दिए, खतरनाक मूड में है कि बिहार में बेटा धोया है आप लोगों को, अब बंगाल के लिए तैयार हो जाओ। सर, प्रधानमंत्री जी तो खैर हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप देख लीजिए ना कि अब की बार 400 पार से 240 पे आ गए, पर कॉन्फिडेंस में तो कोई कमी है नहीं, या डिसीजन मेकिंग में भी कोई कमी नहीं है, या सरकार की स्टेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं है, संकल्प शक्ति में भी कोई कमी नहीं है। कौन से मुद्दे को बैक बर्नर पे डाल दिया? भाई अटल जी के पास नहीं था तो उन्होंने धारा 370 को भी, राम मंदिर को भी, सारे मुद्दों को जो है वो कारपेट के नीचे डाल के रखा कि अभी कोएलिशन की राजनीति चल रही है, जब आएंगे बहुमत में तो देखी जाएगी। मोदी ने तो कोएलिशन में आने के बावजूद भी कोई भी एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिसपे कि मोदी पीछे हटे हो या शिथिल पड़े। बल्कि मुझे तो लगता है कि और ज्यादा सख्त हो गए और ज्यादा उत्साह से काम कर रहे हैं। और सर बात यह ना कि 2024 के सेटबैक से बीजेपी जिस तरीके से बाहर आई, आमतौर पे जब हार होती है तो बहुत ज्यादा सिरफड़वल होती है, बहुत ज्यादा जूतम पैजार होती है, बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद सामने आते हैं, बहुत इंडिसिप्लिन भी होता है, लोग उल्टे सीधे बयान भी देते हैं। पर बीजेपी तुरंत डैमेज कंट्रोल, सबसे पहले डायग्नोसिस, उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गई। और सर जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव जीता गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव मैनेज किया गया, 6-6, 7-7 पार्टियों को मैनेज करना। अच्छा एक चीज आप देखिए ना, एंटी इनकम्बेंसी नाम का टर्म जो है वो बेमानी हो गया इस देश में। बिल्कुल है? 20 साल से बिहार जैसे राज्य में एक सरकार है और उसके पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, क्योंकि लालू के पाप ही इतने ज्यादा थे, जंगल राज ऐसा था, लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं। हरियाणा जैसा प्रदेश जो हर साल सरकार बदलने के लिए कुख्यात था, वहां पे तीसरा टर्म लोग दे रहे हैं। और आप एक बात बता दूं सर, ये जो राजस्थान जैसे स्टेट्स है ना, राजस्थान और हिमाचल जैसे स्टेट्स, अगले टर्म में यहां बीजेपी आएगी और रिपीट करेगी, आप देख लीजिएगा। अब भारत के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि हर 5 साल पे सरकार बदलना कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। सरकार को 10-20 साल का समय दीजिए काम करने के लिए। और बीजेपी ने जिन राज्यों में उनको ये मौका मिला वहां परफॉर्म करके दिखाया है, डिलीवर करके दिखाया है। सर बात यह ना कि बाकी इंडिया अलायंस भी इसको देख रहा है। इंडिया अलायंस में एक बात चल रही है कि अगर बंगाल में बीजेपी एक बार भी अगर आ गई तो अगले 35 साल बंगाल से नहीं जाएगी। पंजाब में अगर सर बीजेपी एक बार आ गई अपने दम पे
तो 20 साल पंजाब से नहीं जाएगी। इस बात को इंडी अलायंस के नेताओं ने सर अंदर अंदर स्वीकार कर लिया है। अच्छा, एसआईआर सर, वाकई जो एसआईआर का जो शुद्धिकरण है ना, वो ये बात हो कि जैसे किसी खेत से खरपतवार जब निकाल दिया जाता है तो फसल दुगनी हो जाती है, क्योंकि सारी ऊर्जा तो वो खरपतवार खा रही होती है। सर, इंडी अलायंस की सबसे बड़ी ताकत ये फर्जी वोट थे। बीजेपी की बहुत बड़ी कमजोरी थी कि बीजेपी गुंडागर्दी करके, क्योंकि बीजेपी ने वो तंत्र ही कभी विकसित नहीं कर पाई जहां वो गुंडागर्दी से वोट डलवा ले, फर्जी वोट डलवा ले। वो एसआईआर में वो खरपतवार अपने आप साफ हो गया। वो मृतक जितने वोटर थे जो सुबह 7 बजे वोट डाल देते थे, तो कांग्रेस की हताशा बड़ी स्वाभाविक है। और कांग्रेस अगर तो ड्रामा न करे तो आखिर करे क्या, आप मुझे बताइए ना। कौन सा प्रोग्राम है आज की तारीख में विपक्ष के पास? उनको तो कह रहा हूं कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मोदी जी ने कहा है कि अरे यार टिप्स हमसे ले लो। एक वीडियो में देख रहा था, एक कोई या तो गेहूं का या धान का खेत है जिसमें वो धान या गेहूं काटने वाली मशीन है, वो जा रही है आगे की तरफ, और उसमें से सुअर का एक परिवार जो है वो निकल करके बहुत भाग वायरल रहा हुआ। है, और उस पर ऊपर कैप्शन दिया था कि ये है असली एसआईआर। इसमें से सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपको बीएलओ ने एन्यूमरेशन फॉर्म दिया और आपने अगर भर के वापस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली नाम डिलीट हो जाएगा। ये बड़ी चिंता है, कैसे भरे वो। अब और इसमें अगर आपने फ्रॉड किया तो आप अपने खिलाफ ही एविडेंस क्रिएट करेंगे, सबूत क्रिएट करेंगे, और आप अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को न्योता देंगे, और वो भी आपराधिक धाराओं में। आज तो ये तय हो गया भट्ट साहब, वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होगी, और सरकार ने कहा है कि ठीक है, हम एसआईआर पर भी चर्चा कराने को तैयार है, बस टाइम लिमिट जो है वो तय मत करिए, उसके लिए बाध्य मत करिए। यानी जो 2 मुद्दों पर ये लोग बवाल काट रहे थे, वो अस्त्र भी अब सरकार इनके हाथ से छीनने जा रही है। देखिए, वंदे मातरम के बारे में ये बहुत ही जो मोटी बात है वो समझ लेनी चाहिए कि ये जो 3 अब्राहमिक रिलीजन हैं, और यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम, और चौथा मार्क्सवाद, इसका इन चारों में एक बात कॉमन है। जो व्यक्ति इन मजहबों में शामिल होता है, मार्क्सवाद भी एक मजहबी है और मार्क्स उसका पैगंबर है, तो ये पहला काम करते हैं, आपको जिस धरती के आप निवासी हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, उस जड़ों से आपको काट देते हैं। और जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थीं यहूदियों के, ईसाइयों के पहले, वो चाहे रोमन हो, चाहे ग्रीक सिविलाइजेशन हो, या मेसोपोटामिया हो, बेबीलोन हो, या साउथ अमेरिका की हो, सबकी सब जो है प्रकृति से जुड़ी हुई थी। और भारत में जो गौ पूजा होती है, उसका आधार भी केवल यही है कि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो वंदे मातरम भी इसी को रेखांकित करता है कि ये हमारी भारत माता है, हमारी मातृभूमि का वंदे। और जिसको मुसलमान कहते हैं, ये सब इस्लाम के खिलाफ है। अरे आप इतनी दरगाहों, मजारों पे आप जो है जाके नाक रगड़ते हो, और वहां से साल में करोड़ रुपया कमाते हो चढ़ावे में। अजमेर की दरगाह में क्या होता है? इस्लाम के मुताबिक तो ये शिर्क है। देवबंदी तो खुलेआम कहते हैं कि ये जो बरेलवी मुसलमान हैं, ये कब्र पुजवे हैं। खैर, उनका क्या नजरिया है ये वो जाने। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो हमको ये बताती है कि हम इस देश के जो नदियां हैं, जो वन हैं, जंगल हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबसे हमारा जो है, हमारा बहुत ही, हमारा ये सब हमारा को एग्जिस्टेंस है। हम अकेले नहीं जीते हैं। और हमारी संस्कृति और जितनी सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यता जो थी, उनकी उसका मूल आधार है कि ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये धरती केवल हमारे भोग के लिए नहीं है,
जबकि वेस्टर्न यूरोप की और इस्लामिक वर्ल्ड की जहां जहां अब्राहमिक मजहब हैं, उनके लिए धरती भोगने की वस्तु है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका सबसे बड़ा जो आधार है, वो यही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की फिलॉसफी है कि धरती को भोगो, जंगल को काट के खा जाओ, हर पशु को काट के खा जाओ। और ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है, जिस पशु को आप खाते हैं रेड मीट के लिए, वो पशु केवल वनस्पति पे आधारित है, वो पशु मांस नहीं खाता। ग्लोबल वार्मिंग में अगर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की चलती, तो कभी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होती ही नहीं। तो वंदे मातरम केवल भारतीय संस्कृति का जो सूत्र आधार है कि ये इसी धरती की उपज है, इस धरती का हम वंदे करते हैं, वंदे मातरम, ये बात सामने आएगी। और वो इतिहास भी सामने आएगा जब नेहरू और गांधी ने जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए वंदे मातरम के कई स्टैंजा को डिलीट कर दिया था। कहा नहीं नहीं, इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं, ये नहीं गाए जाएंगे। वरना एक जमाने में आजादी के पहले कांग्रेस के सेशंस में वंदे मातरम गीत का पूरा पाठ होता था। इसने पूरे देश को दिस सॉन्ग हैड फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर अनडिवाइडेड इंडिया। तो ये इतिहास सामने आएगा, और ये बहुत अच्छा होगा कि इससे जनता का इतिहास बोध बढ़ेगा, इतिहास का ज्ञान बढ़ेगा। इट्स ए वेरी गुड बिगिनिंग। और एसआईआर के बारे में जो आपने कहा है, अभी मेरा ख्याल है कि ये संसदीय कार्य मंत्री वगैरह सब ये अपोजिशन से मिल करके इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही बात उठेगी कि चुनाव आयोग के मेंबर चुनाव या चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो संसद में आके जवाब दे नहीं सकते। तो चर्चा किस आधार पे होगी, क्या होगा, उसका खाका क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। इसलिए ये भी बात अभी सामने नहीं आई है। जी बाबा जी कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? सर, बात यह है कि अभी भट्ट साहब बता रहे थे कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजाज से जो है मुसलमानों की भावनाएं आहत होती थी, तो नेहरू ने हटा दिया। पर अगर हम कहें कि आपकी आसमानी किताब से तो पूरी दुनिया आहत है, आपकी आसमानी किताब में तो जगह जगह हमारे कत्ल का आह्वान किया गया है, हमको जीने का कोई अधिकार ही नहीं। आपकी पूरी किताब यही चीज प्रीच कर रही है। तो जिस नेहरू ने वंदे मातरम से 2 स्टैंडर्ड हटाए थे, वो जो 29 जहरीली आयतें हैं उनको हटा देना। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जब रिट दाखिल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को सुनने लायक ही नहीं माना था। तो सर, मैं तो कहूंगा कि यदि वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस होती है, और यदि वंदे मातरम के 4 शब्दों से तुम इतने आहत हो, तो तुम्हारे कौन कौन से शब्द और कौन कौन सी आयतें पूरी दुनिया को आहत कर रही हैं, इस पे भी चर्चा उचित 10 घंटे में होनी चाहिए। मैं तो स्वागत करूंगा उस चर्चा का। वो सभी आयतें पढ़ के सुना जाए कि आप बताइए इस आयत का क्या मतलब है। आरजे साइमा और वो क्या नाम, जो महमूद मदनी जिहाद शब्द को डिफेंड कर रहा था, और जिहाद जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस पे चर्चा होनी चाहिए सर, क्यों नहीं होनी चाहिए? बहुत राज्यसभा एमपी जो है राधे मोहन अग्रवाल ने कहा तो था राज्यसभा में, अगर कुरान के बारे में अभी चर्चा करूंगा तो मार हो जाएगी। और ये राज्यसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड में शामिल है। और सर, मैं तो कहता हूं वंदे मातरम की चर्चा थोड़ी वृहद हो, और उसमें इन बातों का भी जिक्र आए, इन किताबों की भी चर्चा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और बाबा रामदास जी, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के, और दूसरे, अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते प्रोग्राम के। ऑल वाला बटन दबाएंगे तो उसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। बाबा जी के चैनल हैं, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
नमस्कार। जय श्री नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम।